तुम्हें मालूम है, चिल्लाते समय तुम बिल्कुल जंगली बिल्ली लगती हो, बस थोड़ा बालों को फैलाने की कमी रह जाती है, सौम्य दांत किटकिटाकर चिल्लाया। और तुम कभी अपनी शक्ल देखी है आईने में? चिल्ला चिल्ला कर बोलते समय पागल कुत्ते से लगते हुए हम दोनों का असली रूप था, जो अब किसी भी तरह पर्दे में छिपने को तैयार नहीं था। बस हमारे मासूम बेटे के बाहर जाने की देर होती, फिर वह चाहे स्कूल जाए या क्रिकेट खेलने, पहला काम हम दोनों में से कोई भी एक यह कर देता कि खूब तेज आवाज में गाने बजा देता और फिर उससे भी तेज आवाज में हम लड़ना शुरू कर देते। कारण या अकारण ही, हाँ, सबके सामने हम अब भी आदर्श पति पत्नी थे। शायद थे, क्योंकि कितनी ही बार परिचितों पड़ोसियों की आंखों में एक कटाक्ष, एक उपहास सा कौंधता देखा है। मैंने और सौम्य ने प्रेम विवाह किया था। मैं मात्र 18 वर्ष की थी और सौम्य का 36वां साल चल रहा था। वे अपनी पहली पत्नी को एक दुर्घटना में गंवा चुके थे और 2 बच्चों को उनके नाना नानी के हवाले कर जीवन को पूरी शिद्दत और बेबाकी से जी रहे थे। मस्ती, जोश, फुर्तीलापन, कविता, शायरी, कहानियां, नाटक, फिल्में, तेज बाइक चलाना, सब कुछ तो था जो मुझ जैसी फिल्मों से बेइंतहा प्रभावित और उन्हीं फिल्मों की काल्पनिक दुनिया में जीने वाली लड़की के लिए जरूरी रहा था। 36 साल का व्यक्ति 26 साल के युवक जैसा व्यवहार कर रहा है, उसके जैसा बनाव श्रृंगार कर रहा है, इसमें मुझे कुछ भी गलत नहीं लगा था उस समय। शायद 18 साल की उम्र होती ही है भ्रमों में जीने की, या शायद मैं पूरी तरह सौम्य के इस भ्रमजाल में फंस चुकी थी। मम्मी पापा का कुछ भी समझाना मेरी समझ में नहीं आया। 36 साल की आयु में कहीं भी उसमें गंभीरता नहीं, न संबंधों रिश्तों को निभाने में और न ही अपनी जिम्मेदारियां निभाने में। वह तुम्हारी क्या देखभाल करेगा, कैसे रहोगी उसके साथ जीवन भर? मम्मी ने समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं तो प्रेम के खुमार में डूबी थी। यह तो तारीफ की बात है मम्मी, हर समय मुंह लटकाए रखने की जगह अगर कोई खुशदिली से रह रहा है तो उसमें बुरा क्यों देखना? तारीफ करनी चाहिए उसकी। तो मैं उल्टा मम्मी को ही समझाने लगती। पापा चुपचाप अखबार पढ़ते रहते। जिस दिन पापा जबरदस्त तनाव में होते उस दिन के अखबार में न जाने क्या क्या खोजते रहते। फिर भले ही अखबार सुबह पूरा पढ़ लिया हो, यह देख मैं, मम्मी और मेरे दोनों छोटे भाई शालीन और कुलीन बिल्कुल चुप्पी साध लेते। घर में इतनी शांति हो जाती कि केवल बीच बीच में पापा की गहरी सांसों की आवाज ही सुनाई देती। तनाव तो सबको हो ही जाता है कभी भी, शायद बड़ों को ज्यादा ही होता है, मम्मी हमें समझाती। तो इस समय पापा पूरी तरह तनाव में हैं। शालिनी, पापा ने आवाज लगाए। पापा का मुझे इस समय शालू के बजाय शालिनी कहना तो यही बताता है कि पापा हाई टेंशन में नहीं वरन सुपर हाई टेंशन में हैं। शालिनी, मेरे सामने बैठो, मेरी बात को समझो बेटा। मैंने पता किया है, सौम्य ठीक लड़का नहीं है। उसकी पहली शादी भी प्रेम विवाह थी, फिर बीवी को मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया कि उसने आत्महत्या कर ली। बच्चों को उनके नाना नानी के पास पहुंचाने के बाद पिछले 5 वर्षों में एक बार भी उनकी खोजखबर लेने नहीं गया और न उन्हें कोई पैसे भेजता है। बच्चों के नाना नानी को इस कदर डरा धमका रखा है कि वे कोर्ट कचहरी नहीं करना चाहते और बच्चों और अपनी सुरक्षा के लिए चुप रह गए हैं। ऐसा आदमी जो अपनी पहली बीवी और अपनी ही संतान के प्रति इतना निष्ठुर हो, वह तुम्हारी क्या देखभाल करेगा, कैसे रखेगा तुम्हें? फिर तुम दोनों की उम्र में भी बहुत ज्यादा अंतर है। जीवन साथी तो हम उम्र ही ठीक रहता है। तुम एक बार गंभीरता से सोच कर देखो। प्रेम अच्छी चीज है बेटा, लेकिन प्रेम में इस तरह अंधा हो जाना कि सच्चाई दिखाई ही न दे, ठीक नहीं है बेटा। तुम्हें हमने अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, अच्छे संस्कार दिए। आज तुम्हारी सारी समझदारी की परीक्षा है बेटा। एक बार नहीं 10 बार सोचो और तब निर्णय करो। अपनी सारी अच्छाइयों के बावजूद पापा खुद निर्णय लेने में बेहद दृढ़ रहे हैं, बेहद कड़ाई से निर्णय लेते रहे हैं। लेकिन उस दिन मुझे समझाने में कितने कातर हुए जा रहे थे। उनकी कातरता मुझे और भी उद्दंड बना रही थी। उनकी किसी बात, किसी तर्क पर मैंने एक क्षण के लिए भी ध्यान नहीं दिया। सोचने समझने की तो बात ही दूर थी। मैं चिल्ला कर बोली, मैं तो निर्णय कर चुकी हूँ पापा। एक बार सोचूं या 10 बार, मेरा निर्णय यही है कि मैं सौम्य से शादी कर रही हूँ। आप सबकी मर्जी हो तब भी और न हो तब भी, मैं आपे से बाहर हुई जा रही थी। तो मेरा भी निर्णय सुन लो। आज के बाद हमारा तुमसे कोई संबंध नहीं। मैं, मेरी बीवी और मेरे दोनों बेटे शालीन और कुलीन तुम्हारे कुछ नहीं लगते और न तुम हमारी कुछ हो। जब मरूंगा तभी आना और मेरी संपत्ति से अपना हिस्सा लेकर निकल जाना। नाउ गेट लॉस्ट। पापा अपने पूरे दृढ़ रूप में आ गए थे, मगर मैं ही कौन सा डर रही थी। दृढ़ स्वर में बोली, ओके देन, मैं आपकी संपत्ति पर थूकती हूँ, कभी इस घर का रुख नहीं करूंगी, बाय। और मैं जोर से दरवाजा बंद कर बाहर निकल गई थी। उसी रात हमने मंदिर में शादी कर ली, सौम्य के 2-4 मित्रों की मौजूदगी में। अब मैं श्रीमती सौम्य थी, जिसे बहुत लाड़ से सौम्य ने ही सौम्या नाम दिया था। शादी के कुछ दिनों बाद तक सब बहुत सुंदर था। कथा कहानियों या कहें फिल्मों के परिलोक जैसा, और फिर जल्द ही मासूम के आने की आहट सुनाई दी। मेरे लिए तो यह पहली बार मां बनने का रोमांच था, लेकिन सौम्य तो इस अनुभव से 2 बार गुजर चुके थे और उस अनुभव को कपड़े पर पड़ी धूल की तरह झाड़ चुके थे। उन्हें कोई उत्साह न होता, लेकिन मैं इसे पूरी उदारता से समझ लेती।
आखिर मैं हूँ ही बहुत समझदार, दूसरे के मनोविज्ञान, दूसरे के मनोभावों को खूब अच्छी तरह समझती हूँ। इसलिए माँ बनने के अपने उत्साह को मैंने तनिक भी कम नहीं होने दिया। समय पर सुंदर बेटे को जन्म देकर खुद ही निहाल होती रही। सौम्य इस सब में कहीं भी मेरे साथ, मेरे पास नहीं थे। लेडी डॉक्टर और नर्सों के साथ उनकी हंसी ठिठोली चलती रहती, लेकिन इस जिंदादिली की तो मैं खुद कायल थी। तो अब क्या कहती। इधर माँ के रूप में मेरी व्यस्तता बढ़ती जा रही थी, उधर सौम्य बर्तन साफ करने वाली बाई, मासूम की देखभाल करने वाली आया, यहाँ तक कि मेरी मालिश करने के लिए आने वाली, मेरा हाल पूछने आने वाली पड़ोसिनों, मेरी सहेलियों को भी अपनी जिंदादिली से भिगोए रहते। काश थोड़ी सी यही जिंदादिली मेरे मासूम बेटे को भी मिल जाती। मेरे इसलिए कहा क्योंकि सौम्य ने ही कहा था कि यह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बच्चा है। मेरे तो पहले ही 2 बच्चे हैं जो बेचारे माँ के मरने की वजह से अपने नाना नानी के पास पड़े हैं। सौम्य का गिरगिट की तरह बदलता रंग मुझे आश्चर्यचकित कर देता। प्रेम की पींगे बढ़ाते समय तो कभी उसने पत्नी और बच्चों का जिक्र भी नहीं किया था, और अब अचानक बच्चों से इतनी ज्यादा सहानुभूति पैदा हो गई थी। बस यहीं कहीं से मेरे प्रेम का दर्पण चटकना शुरू हो गया था और दिन ब दिन इसमें दरारें बढ़ती जा रही थीं। शायद सबसे बड़ी दरार या कहें पूरा दर्पण ही तब चकनाचूर हो गया जब मैंने सौम्य को किसी से कहते सुना कि यह बेवकूफ़ औरत मैं अपने बाप की सारी दौलत छोड़कर खाली हाथ मेरा माल उड़ाने चली आई। उस वक्त इसके रूप और यौवन पर फिदा होकर मैं भी शादी करने की मूर्खता कर बैठा, वरना ऐसी औरतों को बेवकूफ़ बनाकर अपना उल्लू सीधा करना मुझे खूब आता है। आज शादी के 8 साल बाद पेट के निचले हिस्से में दर्द होने पर जब जांच करवाई तो पता चला कि गर्भाशय में कुछ समस्या है, इसलिए उसे निकालना बेहद जरूरी है, वरना कैंसर होने का खतरा है। आज एक बार फिर मैं अस्पताल के बिस्तर पर हूँ। किसे खबर करूँ? मेजर ऑपरेशन है, लेकिन कोई ऐसा नहीं दिखता जिसे अपने पास बुला सकूं जो सांत्वना के 2 शब्द कहे, मासूम के भोले मुखड़े को ममता से दुलारे ताकि उसकी उदासी कुछ कम हो जाए। अपने पापा की विरक्ति उससे छिपी नहीं है। और मम्मी, न जाने उन्हें क्या हुआ है, क्या होने वाला है। मम्मी को कुछ हो गया तो कहाँ जाएगा वह? पहले वाली मम्मी के माँ बाप की तरह उसके नाना नानी तो उसे रखेंगे नहीं। वे तो मम्मी से सारे संबंध तोड़ चुके हैं। नन्हे से भोले मन में कितनी दुश्चिंताएं सिर पटक रही हैं, और मैं सिर्फ उसकी पसीजती हथेलियों को अपनी मुट्ठी में दबाकर उसे झूठी सांत्वना देने की कोशिश ही कर पा रही हूँ। नाज, वाटर बॉय सब यमदूत की तरह घेरे हुए हैं मुझे। कोई नस खोज रहा है सुई लगाने के लिए, कोई ग्लूकोज चढ़ाने का इंतजाम कर रहा है, कोई सफाई कर रहा है। ऑपरेशन से पहले इतनी तैयारी हो रही है कि मेरा मन कांपा जा रहा है। और सौम्य कहाँ हैं? वे बाहर खड़े बाकी नर्सों से हंसी ठा कर रहे हैं। अरे मैडम, मुझसे तो यह सब देखा ही नहीं जाता। मेरा वश चले तो मैं अस्पताल आऊं ही नहीं, लेकिन क्या किया जाए। अच्छा है कि आप लोगों जैसी सुंदर सुंदर हंसमुख परियां यहाँ हैं, वरना तो इस नर्क में मेरा बेड़ा गर्क हो जाता। आप सबके भरोसे ही यहाँ हूँ। सौम्य की कामुक आवाज़ और हंसी अंदर तक आ रही थी। चलिए मैडम, ऑपरेशन का समय हो गया। ऑपरेशन थिएटर चलना है। स्ट्रेचर लिए सब्सक्राइब करें। ऑडियो, कहानी, ब्यूटी, फिल्म, फूड, हेल्थ, रीडर प्रॉब्लम, सोसाइटी, लाइफस्टाइल, रोमांटिक स्टोरी, विमेंस डे 2023, बोयापेड़ बबूल का शालिनी को कैसे हुआ चले जाने का आभास। डॉक्टर निहारिका, मार्च 7, 2023। तुम्हें मालूम है, चिल्लाते समय तुम बिल्कुल जंगली बिल्ली लगती हो, बस थोड़ा बालों को फैलाने की कमी रह जाती है। सौम्य दांत किटकिटाकर चिल्लाया। और तुम कभी अपनी शक्ल देखी है आईने में? चिल्ला चिल्ला कर बोलते समय पागल कुत्ते से लगते हो। यह हम दोनों का असली रूप था, जो अब किसी भी तरह पर्दे में छिपने को तैयार नहीं था। बस हमारे मासूम बेटे के बाहर जाने की देर होती, फिर वह चाहे स्कूल जाए या क्रिकेट खेलने। पहला काम हम दोनों में से कोई भी एक यह कर देता कि खूब तेज आवाज में गाने बजा देता, और फिर उससे भी तेज आवाज में हम लड़ना शुरू कर देते। कारण या अकारण ही, हाँ, सबके सामने हम अब भी आदर्श पति पत्नी थे। शायद थे, क्योंकि कितनी ही बार परिचितों पड़ोसियों की आंखों में एक कटाक्ष, एक उपहास सा कौंधता देखा है मैंने और सौम्य ने प्रेम विवाह किया था। मैं मात्र 18 वर्ष की थी और सौम्य का 36वां साल चल रहा था। वे अपनी पहली पत्नी को एक दुर्घटना में गंवा चुके थे और 2 बच्चों को उनके नाना नानी के हवाले कर जीवन को पूरी शिद्दत और बेबाकी से जी रहे थे। मस्ती, जोश, फुर्तीलापन, कविता, शायरी, कहानियां, नाटक, फिल्में, तेज बाइक चलाना, सब कुछ तो था जो मुझ जैसी फिल्मों से बेइंतहा प्रभावित और उन्हीं फिल्मों की काल्पनिक दुनिया में जीने वाली लड़की के लिए जरूरी रहा था। 36 साल का व्यक्ति 26 साल के युवक जैसा व्यवहार कर रहा है, उसके जैसा बनाव श्रृंगार कर रहा है, इसमें मुझे कुछ भी गलत नहीं लगा था उस समय। शायद 18 साल की उम्र होती ही है भ्रमों में जीने की, या शायद मैं पूरी तरह सौम्य के इस भ्रमजाल में फंस चुकी थी। मम्मी पापा का कुछ भी समझाना मेरी समझ में नहीं आया। 3-6 साल की आयु में कहीं भी उसमें गंभीरता नहीं, न संबंधों रिश्तों को निभाने में और न ही अपनी जिम्मेदारियां निभाने में। वह तुम्हारी क्या देखभाल करेगा, कैसे रहोगी उसके साथ जीवन भर? मम्मी ने समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं तो प्रेम के खुमार में डूबी थी। यह तो तारीफ की बात है मम्मी।
हर समय मुंह लटकाए रखने की जगह अगर कोई खुशदिली से रह रहा है तो उसमें बुरा क्यों देखना, तारीफ करनी चाहिए उसकी। तो मैं उल्टा मम्मी को ही समझाने लगती। पापा चुपचाप अखबार पढ़ते रहते। जिस दिन पापा जबरदस्त तनाव में होते उस दिन के अखबार में न जाने क्या क्या खोजते रहते। फिर भले ही अखबार सुबह पूरा पढ़ लिया हो, यह देख मैं, मम्मी और मेरे दोनों छोटे भाई शालीन और कुलीन बिल्कुल चुप्पी साध लेते। घर में इतनी शांति हो जाती कि केवल बीच बीच में पापा की गहरी सांसों की आवाज़ ही सुनाई देती। तनाव तो सबको हो ही जाता है कभी भी, शायद बड़ों को ज़्यादा ही होता है, मम्मी हमें समझाती। तो इस समय पापा पूरी तरह तनाव में हैं। शालिनी, पापा ने आवाज़ लगाए। पापा का मुझे इस समय शालू के बजाय शालिनी कहना तो यही बताता है कि पापा हाई टेंशन में नहीं वरन सुपर हाई टेंशन में है। शालिनी, मेरे सामने बैठो, मेरी बात को समझो बेटा। मैंने पता किया है, सौम्य ठीक लड़का नहीं है। उसकी पहली शादी भी प्रेम विवाह थी, फिर बीवी को मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया कि उसने आत्महत्या कर ली। बच्चों को उनके नाना नानी के पास पहुंचाने के बाद पिछले 5 वर्षों में एक बार भी उनकी खोजखबर लेने नहीं गया और न उन्हें कोई पैसे भेजता है। बच्चों के नाना नानी को इस कदर डरा धमका रखा है कि वे कोर्ट कचहरी नहीं करना चाहते और बच्चों और अपनी सुरक्षा के लिए चुप रह गए हैं। ऐसा आदमी जो अपनी पहली बीवी और अपनी ही संतान के प्रति इतना निष्ठुर हो, वह तुम्हारी क्या देखभाल करेगा, कैसे रखेगा तुम्हें? फिर तुम दोनों की उम्र में भी बहुत ज़्यादा अंतर है। जीवन साथी तो हम उम्र ही ठीक रहता है। तुम एक बार गंभीरता से सोच कर देखो। प्रेम अच्छी चीज़ है बेटा, लेकिन प्रेम में इस तरह अंधा हो जाना कि सच्चाई दिखाई ही न दे, ठीक नहीं है। बेटा, तुम्हें हमने अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, अच्छे संस्कार दिए। आज तुम्हारी सारी समझदारी की परीक्षा है बेटा। एक बार नहीं 10 बार सोचो और तब निर्णय करो। अपनी सारी अच्छाइयों के बावजूद पापा खुद निर्णय लेने में बेहद दृढ़ रहे हैं, बेहद कड़ाई से निर्णय लेते रहे हैं। लेकिन उस दिन मुझे समझाने में कितने कातर हुए जा रहे थे। उनकी कातरता मुझे और भी उद्दंड बना रही थी। उनकी किसी बात, किसी तर्क पर मैंने एक क्षण के लिए भी ध्यान नहीं दिया। सोचने समझने की तो बात ही दूर थी। मैं चिल्ला कर बोली, मैं तो निर्णय कर चुकी हूँ पापा। एक बार सोचूंगा 10 बार, मेरा निर्णय यही है कि मैं सौम्य से शादी कर रही हूँ। आप सबकी मर्जी हो तब भी और न हो तब भी। मैं आपे से बाहर हुई जा रही थी, तो मेरा भी निर्णय सुन लो। आज के बाद हमारा तुमसे कोई संबंध नहीं। मैं, मेरी बीवी और मेरे दोनों बेटे शालीन और कुलीन तुम्हारे कुछ नहीं लगते और न तुम हमारी कुछ हो। जब मरूंगा तभी आना और मेरी संपत्ति से अपना हिस्सा लेकर निकल जाना। नाउ गेट लॉस्ट। पापा अपने पूरे दृढ़ रूप में आ गए थे, मगर मैं ही कौन सा डर रही थी। दृढ़ स्वर में बोली, ओके देन, मैं आपकी संपत्ति पर थूकती हूँ, कभी इस घर का रुख नहीं करूँगी, बाय। और मैं जोर से दरवाजा बंद कर बाहर निकल गई थी। उसी रात हमने मंदिर में शादी कर ली, सौम्य के 2-4 मित्रों की मौजूदगी में। अब मैं श्रीमती सौम्य थी, जिसे बहुत लाड़ से सौम्य ने ही सौम्या नाम दिया था। शादी के कुछ दिनों बाद तक सब बहुत सुंदर था। कथा, कहानियों या कहें फिल्मों के परिलोक जैसा। और फिर जल्द ही मासूम के आने की आहट सुनाई दी। मेरे लिए तो यह पहली बार माँ बनने का रोमांच था, लेकिन सौम्य तो इस अनुभव से 2 बार गुजर चुके थे और उस अनुभव को कपड़े पर पड़ी धूल की तरह झाड़ चुके थे। उन्हें कोई उत्साह न होता, लेकिन मैं इसे पूरी उदारता से समझ लेती। आखिर मैं हूँ ही बहुत समझदार, दूसरे के मनोविज्ञान, दूसरे के मनोभावों को खूब अच्छी तरह समझती हूँ। इसलिए माँ बनने के अपने उत्साह को मैंने तनिक भी कम नहीं होने दिया। समय पर सुंदर बेटे को जन्म देकर खुद ही निहाल होती रही। सौम्य इस सब में कहीं भी मेरे साथ, मेरे पास नहीं थे। लेडी डॉक्टर और नर्सों के साथ उनकी हंसी ठिठोली चलती रहती, लेकिन इस जिंदादिली की तो मैं खुद कायल थी। तो अब क्या कहती। इधर माँ के रूप में मेरी व्यस्तता बढ़ती जा रही थी, उधर सौम्य बर्तन साफ करने वाली बाई, मासूम की देखभाल करने वाली आया, यहाँ तक कि मेरी मालिश करने के लिए आने वाली, मेरा हाल पूछने आने वाली पड़ोसिनों, मेरी सहेलियों को भी अपनी जिंदादिली से भिगोए रहते। काश थोड़ी सी यही जिंदादिली मेरे मासूम बेटे को भी मिल जाती। मेरे इसलिए कहा क्योंकि सौम्य ने ही कहा था कि यह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बच्चा है। मेरे तो पहले ही 2 बच्चे हैं, जो बेचारे माँ के मरने की वजह से अपने नाना नानी के पास पड़े हैं। सौम्य का गिरगिट की तरह बदलता रंग मुझे आश्चर्यचकित कर देता। प्रेम की पींगे बढ़ाते समय तो कभी उसने पत्नी और बच्चों का जिक्र भी नहीं किया था, और अब अचानक बच्चों से इतनी ज्यादा सहानुभूति पैदा हो गई थी। बस यहीं कहीं से मेरे प्रेम का दर्पण चटकना शुरू हो गया था और दिन ब दिन इसमें दरारें बढ़ती जा रही थीं। शायद सबसे बड़ी दरार या कहें पूरा दर्पण ही तब चकनाचूर हो गया जब मैंने सौम्य को किसी से कहते सुना कि यह बेवकूफ़ औरत मैं अपने बाप की सारी दौलत छोड़कर खाली हाथ मेरा माल उड़ाने चली आई। उस वक्त इसके रूप और यौवन पर फिदा होकर मैं भी शादी करने की मूर्खता कर बैठा, वरना ऐसी औरतों को बेवकूफ़ बनाकर अपना उल्लू सीधा करना मुझे खूब आता है। आज शादी के 8 साल बाद पेट के निचले हिस्से में दर्द होने पर जब जांच करवाई तो पता चला कि गर्भाशय में कुछ समस्या है, इसलिए उसे निकालना बेहद जरूरी है, वरना कैंसर होने का खतरा है। आज एक बार फिर मैं अस्पताल के बिस्तर पर हूँ।
किसे खबर करूं? मेजर ऑपरेशन है, लेकिन कोई ऐसा नहीं दिखता जिसे अपने पास बुला सकूं जो सांत्वना के 2 शब्द कहे। मासूम के भोले मुखड़े को ममता से दुलारे ताकि उसकी उदासी कुछ कम हो जाए। अपने पापा की विरक्ति उससे छिपी नहीं है। और मम्मी, न जाने उन्हें क्या हुआ है, क्या होने वाला है। मम्मी को कुछ हो गया तो कहाँ जाएगा वह? पहले वाली मम्मी के माँ बाप की तरह उसके नाना नानी तो उसे रखेंगे नहीं। वे तो मम्मी से सारे संबंध तोड़ चुके हैं। नन्हे से भोले मन में कितनी दुश्चिंताएं सिर पटक रही हैं और मैं सिर्फ उसकी पसीजती हथेलियों को अपनी मुट्ठी में दबाकर उसे झूठी सांत्वना देने की कोशिश ही कर पा रही हूँ। नाज, वार्डर बॉय सब यमदूत की तरह घेरे हुए हैं मुझे। कोई नस खोज रहा है सुई लगाने के लिए, कोई ग्लूकोज चढ़ाने का इंतजाम कर रहा है, कोई सफाई कर रहा है। ऑपरेशन से पहले इतनी तैयारी हो रही है कि मेरा मन कांपा जा रहा है। और सौम्य कहाँ हैं? वे बाहर खड़े बाकी नर्सों से हंसी ठाकर रहे हैं। अरे मैडम, मुझसे तो यह सब देखा ही नहीं जाता। मेरा वश चले तो मैं अस्पताल आऊं ही नहीं, लेकिन क्या किया जाए। अच्छा है कि आप लोगों जैसी सुंदर सुंदर हंसमुख परियां यहाँ हैं, वरना तो इस नर्क में मेरा बेड़ा गर्क हो जाता। आप सबके भरोसे ही यहाँ हूँ। सौम्य की कामुक आवाज और हंसी अंदर तक आ रही थी। चलिए मैडम, ऑपरेशन का समय हो गया। ऑपरेशन थिएटर चलना है। स्ट्रेचर लिए 2 वार्डर बॉय हाजिर हो गए। मैं दरवाजे की ओर देख रही हूँ। शायद अब तो सौम्य अंदर आए। उनके सामने से ही तो स्ट्रेचर अंदर आई होगी ना। आंखों से आंसू भरे मासूम मुझसे लिपट गया। अरे, मेरा बहादुर बेटा रो रहा है। मैं जल्दी बाहर आऊंगी और फिर कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। रोना नहीं, मैं उसे सांत्वना दे रही हूँ, लेकिन मुझे सांत्वना देने वाला वहाँ कोई नहीं है। जल्दी कीजिए मैडम, डॉक्टर साहब गुस्सा करेंगी, वार्डर बॉय ने टोका। हाँ चलिए, कह मैं स्ट्रेचर पर लेट गई। बाहर भी सौम्य का कहीं अता पता न था। भैया, मेरे पति कहाँ हैं? मैं हकलाए। वे सारी सिस्टर्स के लिए मिठाई लाने गए हैं। कुछ कह रहे थे, आज उनका स्वतंत्रता दिवस है, आते ही होंगे, कह बेहयाई से दांत निपोरे वार्डर बॉय ने, लेकिन साथ ही थोड़ा धैर्य भी बंधा दिया। शायद मुझ पर दया आ गई उसे। ऑपरेशन थिएटर के अंदर तो जैसे भय सा लगने लगा। अबूझ, अनाम सा भय। निराधार होता मेरा अपना वजूद। मुंह पर मास्क, सिर पर टोपी और एप्रन पहने डॉक्टर, नर्स, वार्डर बॉय सभी। किसी की अलग से कोई पहचान नहीं, केवल आंखें और दस्ताने पहने हाथ। ये आंखें मुझे घूर रही हैं, जैसे कुछ तोड़ रही हैं। क्या मेरी मूर्खता, मेरी निरीहता, मेरा अपमान, मेरा मजाक, या मेरी बीमारी? और ये दस्ताने पहने हाथ मुझे मेरे वजूद से ही छुटकारा दिला देंगे या सिर्फ मेरी बीमारी को ही निकाल फेंकेंगे? क्या सोच रही हूँ मैं? मम्मी पापा, शालीन, कुलीन सबके चेहरे आंखों के सामने घूम रहे हैं। फिर सौम्य एक नर्स के कंधे पर हाथ टिकाए दूसरी को समोसा खिलाता। उसकी आवाज कानों को चीर रही है। अरे, जब यूटस ही नहीं रहा तो औरत औरत नहीं रही। और मैं तो आज़ाद पंछी हूँ, कभी इस डाल पर तो कभी उस डाल पर। बंद कर रहना तो मैंने सीखा ही नहीं। आज से मैं स्वतंत्र हूँ, पहले की तरह। अरे, यह मैं क्या सोच रही हूँ? बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए? पापा, आपने, मम्मी ने मुझे अच्छे संस्कार दिए, अच्छी परवरिश दी, अच्छे स्कूलों में पढ़ाया ताकि आपकी बेटी संस्कारी बने, समझदार बने। लेकिन मैं न समझदार बनी, न ही संस्कारी। पापा, मुझे माफ़ कर दो। मम्मी, मुझे माफ़ कर दो। अरे, यह क्या हो रहा है मुझे? कहीं दूर से आवाज़ आ रही है। अरे डॉक्टर, ये तो बेहोश हो रही हैं, बीपी बहुत डाउन हो गया है। अभी तो एनेस्थीसिया दिया भी नहीं गया, ये तो खुद ब खुद बेहोश हो रही हैं। डॉक्टर, डॉक्टर, जल्दी आइए। मेरा वजूद अंधेरे में डूब गया है।